स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल यूनिट ऑफ एग्जाम क्लासेस में। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस और फर्स्ट यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, तो आपको सीरियसली इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्कीम की बात कर लेते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 10 जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर यूनिट से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जैसे फर्स्ट यूनिट जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उससे आएंगे छोटे वाले क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन ए में। इसी तरीके से हर यूनिट में से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपको उनको अटेम्प्ट करना है। तो कुल मिला के जो है वो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपको करना है, अथवा में आएगा ना, और लिखा रहा है बीच में। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको अथवा में करना है। अगर हर यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये वाले क्वेश्चन भी बढ़िया से बनेंगे, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये वाले क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, दोनों में से आपको वो चूज करना है। कहने का मतलब है हर यूनिट आपको पढ़नी होगी, ठीक है, क्योंकि हर यूनिट में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 50 मार्क्स के तो ये हो गए और 20 के ये हो गए, ठीक है। सेक्शन ए कितने का हो गया? 20 मार्क्स का, क्योंकि 5 यूनिट है। और सेक्शन बी कितने का हो गया आपका? 50 मार्क्स का, ठीक है। तो 50 प्लस 20 ये आपके 70 मार्क्स है। तो सारे यूनिट को कवर करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट, केमिस्ट्री, बीएससी थर्ड सेम, यूनिट फर्स्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, ध्यान से देखो, वो क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आप सबने क्लास 11th में पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। अरे ये दे रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सिलेबस में, लेकिन किसका सिलेबस है ये? अगर हम देखें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में आता है। तो अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पी ब्लॉक में मिलेगा। तो आज हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ तक का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इसको बड़े ही ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। हो सकता है आपके यहाँ से छोटे 2 क्वेश्चन मिल जाएं, या आपको बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक का है ये। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको अच्छे से समझेंगे। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर किस तरह से व्यवस्थित हैं, उसको ध्यान से देखें। तो बोरोन फैमिली होती है। सबसे पहले क्या होती है? आपकी बोरोन फैमिली, है ना, बोरोन फैमिली, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर होता है आपका नियोन, हीलियम इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो बोरोन फैमिली में क्या क्या आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन आलू गाजर इंथेला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटिन, एंटीमनी और बिस्मिथ, ऑक्सीजन,
सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनन, रेंडोन। तो ये होता है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, ये ग्रुप होता है आपका 13, ग्रुप 13। ठीक है, ये ग्रुप 14, ये 15, 16, 17, 18, ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, 12th में। अब बात आती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो हम बात करें सबसे पहले बोरोन फैमिली की। अगर हम बोरोन फैमिली की बात करें तो क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, बड़े ही ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। अगर हम बोरोन की बात करें तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन का किस तरीके से लिखेंगे हम, अगर हम इसमें ऑर्बिटल की फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बोरोन, तो फिर कैसे बनाते हैं, उत्तेजित अवस्था में कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3। ठीक है, तो बोरोन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 s के और 1 p का। तो बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। इस तरीके से ऐसे सबकी देखेंगे हम, इसकी कितनी हो जाएगी, +4, इसकी +3, इसकी +5। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में संयोजकता कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से 7 तक क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, कैसे होगी देखो, इसमें कितनी होगी, NS2NP1, इसमें कितनी हो जाएगी, NS2NP2, NS2NP2, यहाँ हो जाएगी NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, NH2NP6। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। यही तो समझा रहा है वो कि क्रमशः बढ़ती जाती है, हेलोजन तक समझा रखा है इन्होंने। ये कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। जैसे इसकी कितनी होती है, +3, इसकी कितनी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की हमें पता है कितनी होती है, ठीक है, -3। ठीक है, इस तरीके से इसकी -2, इसकी -1, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अलग अलग, वो समझेंगे किस तरीके से होती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जबकि ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती जाती है। किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसकी वर्ग संख्या 10 के बराबर होती है।
तो वर्ग संख्या -10 के बराबर होती है। अगर हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो वर्ग संख्या -10 कर दो तो क्या आ जाएगी, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो हम निकाल रहे हैं इसका, तो ये कौन सा वर्ग है, ये 13वां वर्ग है, तो 13 - 10 बराबर 3 आ गया। तो ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3 बोरोन की। जिसे कार्बन वाले की निकालनी है तो 14वां वर्ग है ये, तो 14 - 10 तो कितने हो जाएगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी मैक्सिमम कार्बन की। तो इस तरीके से हमें ये देखना है। इसे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। पी ब्लॉक के कुछ तत्वों की ऑक्सीजन अवस्थाएं इनर्ट पेयर इफेक्ट दर्शाती है। पी ब्लॉक के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, पी ब्लॉक में। कहाँ मिलता है, पी ब्लॉक में मिलता है। ठीक है, तो अगर इनर्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में लिखना हो तो सिंपल सा लिखेंगे, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 से 7 तक क्रमशः बढ़ती है। कहाँ के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोश। संयोजकता कोश का मतलब होता है बाहरी कोश, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके से दी हुई है, ध्यान से देखो। बोरोन में क्या है, NH2NP1। बोरोन में क्या है, मैंने ऊपर भी बताया था, NH2NP1। तो यहां पर कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। ठीक है, और ये पीरियड कौन सा है, ठीक है, उस तरीके से दिया हुआ है अलग अलग। ये दूसरा पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये 5 पीरियड है। उसी तरीके से नीचे जाएंगे तो +3 एल्यूमिनियम की भी, लेकिन गैलियम की +1 और +3, और इंडियम की +3 +1। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का प्रभाव आ रहा है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ेंगे कि इस तरीके से क्यों होता है। जैसे कार्बन की कितनी है बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, तो +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि हम किसी बॉन्ड को परमानेंट आयनिक मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे दिए या फिर ले लिए। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है। इसमें क्या हो सकता है, +5 हो सकती है, +4 हो सकती है, +2 हो सकती है, और माइनस में भी जाती है, नाइट्रोजन में -3 तक चली जाती है। तो इसकी प्रोबेबल जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा रखी है। इसी तरीके से इसमें 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, -2 और -1। ऑक्सीजन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, -1 -2। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है -2। ठीक है, उसके बाद है NH2NP5। तो इसमें एलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो -1 होगी। यहाँ पे एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और ये क्या है, इनर्ट नोबल गैसेस है। इसमें सब में क्या होती है, 0 0 0, और जीनोन के कुछ कंपाउंड बनते हैं, उनमें +6 होती है, +4 होती है, +2 होती है, और 0 भी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब नीचे जब हम जा रहे हैं, जैसे सिलिकॉन की +4 है, तो नीचे वेरिएशंस आ रहे हैं। ये किसकी वजह से आ रहे हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से आ रहे हैं। ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। तो वो किस तरीके से है वो अभी आगे समझेंगे हम। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आ जाए तो आपको क्या लिखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकालने हो तो क्या करते हैं हम लोग, वर्ग संख्या -10 करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके वो दोबारा समझाता हूं आपको। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 जिसमें ऑक्सीजन आता है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो क्या करेंगे, 16 - 10 तो बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, लेकिन ये भी हर जगह नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, केवल -1 और -2 ही मिलती है। ठीक है,
लेकिन अगर मैक्सिमम निकालने के लिए बोले तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्ग संख्या -10। ठीक है, वो हो सकता है अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई नहीं जाए, हो सकता है नहीं मिले हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, हमने बॉन्ड को क्या माना है 100% आयनिक, उसी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब नीचे ये क्या हुआ, ये +1 कैसे आई, +2 कैसे आई, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, अभी जस्ट देखने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं किसी यौगिक के ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में, अणुओं में या आयनों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जैसे कोई एटम है ए, अगर वो बनता है A++ इलेक्ट्रॉन तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकरण की प्रक्रिया ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना क्या है, ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या है, वो रिडक्शन है, अपचयन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण। अब आगे देखिए, इसके विपरीत किसी यौगिक के अपचयन में उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनाइजेशन की प्रक्रिया ही अपचयन की प्रक्रिया है। अब क्या होता है, इसमें दो बातें आपको समझनी है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत आसान है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीकारक पदार्थ, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ। इसका मतलब क्या है, खुद का अपचयन और दूसरे को ऑक्सीकरण करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, जो खुद का अपचयन हो और दूसरे को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलेंगे, खुद का क्या हो, खुद का ऑक्सीडेशन हो, खुद का ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, अब कैसे समझेंगे इसको, ऑक्सीडेशन हो रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, जैसे मान लो कोई ए है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीकरण, और इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ी सी चीज है, समझनी पड़ेगी। किसी दूसरे का रिडक्शन करे, खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज, तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, खुद का ऑक्सीकरण होगा तभी तो दूसरा रिड्यूस होगा, खुद का ऑक्सीकरण होगा तभी दूसरा अपचयित होगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, देख लो इसमें। वह पदार्थ जो स्वयं पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का स्वयं ग्रहण कर ले, अर्थात स्वयं अपचयित हो जाए, इस प्रकार उस अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर दे। इसके विपरीत अपचायक पदार्थ क्या होता है, जो खुद का क्या हो, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, दूसरे का अपचयन करे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अपचायक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जितनी तीव्र प्रवृत्ति होगी वह प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे कोई A+ है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये A बनाएगा, ये क्या है, ये अपचयन हो गया। जिसका अपचयन होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ऑक्सीकारक की। किसकी होती है, ऑक्सीकारक। तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा बहुत फास्टली, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, प्रबल ऑक्सीकारक की होगी। जितनी तीव्र प्रवृत्ति से उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की तीव्र प्रवृत्ति वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीकारक होगा।
जिस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी अधिक होगी। अतः वह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो उतना ही क्या होगा? उसका अपचयन होगा और उतना ही अच्छा क्या होगा? वो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। आई बात समझ में? बहुत आसान है। जितना इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा उसका अपचयन हो जाएगा। और अपचयन कैसे हुआ? किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो सामने वाले का क्या हुआ होगा? सामने वाले का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऑक्सीकरण हुआ होगा, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है क्योंकि साइज बढ़ती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है। अतः पी ब्लॉक में दाएं हाथ के ऊपरी तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान अत्यधिक होते हैं, अतः वे तीव्र ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये वाले, अगर हम इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी तो क्या होंगे? वो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति कम होगी। तो कहने का मतलब, और इधर जाएंगे तो क्या होगा? इधर जाएंगे तो क्या होगा? साइज घटेगी। इधर चल रहे हैं तो साइज कम होती है। तो इनमें क्या होता है? साइज कम होने से इलेक्ट्रॉन बंधुता भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है। तो उस तरीके से इन्होंने बताया कि दाएं जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होगी। पी ब्लॉक के दाएं हाथ के ऊपरी तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान अत्यधिक होते हैं तो वह ऑक्सीकारकों की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब इस तरफ के जो होते हैं ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। इधर वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन कर लेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली बात ध्यान से समझते चलो, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो इस तरीके से आपको ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में लिखना है। उसके बाद है इसका उल्टा, जस्ट इसी प्रकार कोई तत्व जिसकी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है उतना ही आसानी से ऑक्सीकरण होगा और वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जिन तत्वों के आयनन विभव के मान कम होते हैं उतने ही प्रबल अपचायक पदार्थ होते हैं। आयनन विभव क्या होता है? किसी विलगित गैसीय एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च की जाती है उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण हो गया, और ये किसकी तरह काम करेगा? अपचायक की तरह काम करेगा। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की तरह काम करेगा। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतना अच्छा वो क्या होगा? अपचायक होगा। तो मतलब एनर्जी कम चाहिए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनन विभव कम होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है। जैसे हम बात करें, हमारे पास दो एग्जाम्पल है। ठीक है। एक है आपका A1, एक है B1। A1 प्लस इलेक्ट्रॉन, B1 प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की तरफ, ठीक है, वो क्या करते हैं? अपचायक की तरह काम करते हैं। इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो बताओ A1 और B1 में कौन अच्छा अपचायक होगा? जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। तो जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उनमें क्या होगा? जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, जिसका आयनिक विभव कम है, उसमें क्या होगा? वो अच्छा अपचायक होगा। अच्छा अपचायक होगा। ठीक है। यही बात बताना चाह रहा है वो भी इसलिए सीधी सी बात है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो दूसरे को क्या करेगा? वो अपचित करेगा, तो वो अच्छा अपचायक होगा। किसी आवर्त सारणी में
बाएं से दाएं जाने पर, इधर जाने पर क्या होता है, इधर जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि साइज छोटी होती है, इधर साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। हमें पता है जब इधर से इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। और जब आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो अच्छा अपचायक नहीं होगा, तो अपचायक की प्रवृत्ति क्या होगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, दे रखा है अपचायक की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, देखो घटती चली जाएगी। तो इसको लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। अभी लास्ट में मैं टेबल में समराइज कर दूंगा ये सारा। तो यहाँ तक आपको लिखना है। जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा जाए तो सब सारी चीजें यहाँ तक आपको लिख के आनी है। इधर चलेंगे, साइज क्या होगी, देखो कहाँ चल रहे हैं हम, तत्वों के आयनन विभव के मान कम होते हैं, उन्हें प्रबल अपचायक पदार्थ कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये बाएं और ये दाएं, इधर जाने पर क्या होता है, साइज कम होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है और अपचायक गुण क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बड़ी होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है और अपचायक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पी ब्लॉक के कुछ प्रारंभिक और नीचे वाले सदस्यों में अपचायक गुण पाया जाता है। ठीक है, ये जो है इनमें अपचायक गुण मिलेंगे, इनमें साइज बड़ी होती है, तो देखेंगे आगे सारा। इसको हम अभी समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब अगला है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा था नीचे, वो क्यों आ रहा था, वो आ रहा था इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से आ रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। अब क्या है अक्रिय युग्म प्रभाव, अच्छे से समझेंगे। यहां से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है अक्रिय युग्म प्रभाव से। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा दर्शाई गई अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसकी समूह संख्या -10 अथवा जी के बराबर होती है। क्लोरीन 17 समूह का सदस्य है, इसकी अधिकतम संयोजकता +7 होती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन अथवा फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता +5 होती है, क्योंकि ये दोनों वर्ग 15 के सदस्य हैं। 15 - 10 +5 आ गई। पी ब्लॉक के कुछ भारी तत्व वर्ग संख्या जैसे 10 हैं, उनमें अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो वो G-2 भी प्रदर्शित करते हैं। अब वो क्यों करते हैं उसको हमें समझना होगा। देखो कैसे समझेंगे उसको। क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। इसका नाम क्यों रखा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई पेयर ऐसा है जो इनर्ट है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहां पे समझो इनर्ट पेयर इफेक्ट। थोड़ा सा मैं यहां समझाता हूं आपको। अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। अब बोरोन की कितनी है, वैसे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम तो क्या होगा, NH2NP1, NH2NP1 तो NS, तो जैसे मैं बात करूं 2S 2 2P1, तो 2S2 यहाँ बना दिया, 2P1 यहाँ बना दिया। अब हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है इनमें। भाई अगर ऐसे होगा तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि पी का ही एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं,
उत्तेजित अवस्था। किसकी उत्तेजित अवस्था? बोरोन की। कहाँ से आए वो? जैसे बोरोन का एक बॉन्ड बना, ठीक है, कोई भी बोरोन का एक बॉन्ड बना, जैसे BF बना। अब इस बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी से इंटरनल एक्साइटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो फिर कैसे लिखते हैं उत्तेजित अवस्था में कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चले गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो गए? +3। अब क्या होता है जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती जाती है। जैसे बोरोन की साइज इतनी है, एल्यूमिनियम की साइज इतनी है, गैलियम की और ज़्यादा है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे जुड़ा है, जैसे मान लो हाइड्रोजन जुड़ा है, या हाइड्रोजन जुड़ा है, तो अब ये जो बॉन्ड है ये क्या हो गया? बहुत वीक हो गया। अब इससे इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, इसे हम बात करें इंडियम की और थेलियम की, इंडियम की थेलियम की बात करें, बुक में देखो ध्यान से, गैलियम इंडियम थेलियम, इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल रही है। कितनी मिल रही है? +3 के साथ +1 स्टेबल मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे S के वो इनर्ट रह गए। देखो ध्यान से, ये +1 ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी होती है इनके। कैसे होती है? कि जब साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने से क्या होता है? बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं करेगा ना, एनर्जी ही नहीं मिलेगी उतनी। फिर क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल, अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं। जिसे यहाँ लिखा हमने 2s2 2p1, फिर 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1। यहाँ का एनर्जी गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, इधर एक्साइट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन ही निकल पाएगा। तो फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखा पाएंगे गैलियम इंडियम और थेलियम। वो भी दिखाएंगे +3 भी, लेकिन वो कुछ केसेस में +3 भी दिखा देंगे, लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इनकी? +1 कहने का मतलब है कि जो ये S के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इनर्ट हो गए। इनर्ट का मतलब है अक्रिय। अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड बनाने में, इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Tb, इसमें भी नीचे वाले जो हैं इनकी क्या होती है? इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। देखना ध्यान से नीचे, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये +2 मिल रही है। क्यों मिल रही है? बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP2। ये दोनों S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज साइज बढ़ जाएगी, वही बॉन्ड एनर्जी वीक हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, तो फिर 2, केवल +2। इधर भी +3, देखो +3। तो इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। थोड़ा समझते हैं लैंग्वेज में। जैसे इंडियम की बात करें, इंडियम, तो इंडियम कहाँ आता है? बैंगन। इंडियम कहाँ आता है? देखो बोरोन फैमिली में आता है। इंडियम, थेलियम, तो ये क्या है? ग्रुप नंबर 13। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाएं तो 13 - 10 ये आना चाहिए +3। लेकिन इसमें जब अक्रिय युग्म प्रभाव की बात करेंगे तो क्या होगा?
2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो आ जाएगा +1 इस तरीके से। तो G-2 तो जो इलेक्ट्रॉन है 3 उसमें से 2 घटा देंगे। 2 कौन से घटा रहे हैं हम? एस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सब में से 2 घटा देंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में से। क्या होता है कि इन तत्वों के NX कक्षक में उपलब्ध 2 इलेक्ट्रॉन अपने अत्यधिक स्थायित्व के कारण बंध बनाने में भाग नहीं लेते। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन के एक अक्रिय युग्म प्रभाव की भांति व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन अक्रिय युग्म की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जो S का पेयर है वो ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, वो एक्साइट नहीं हो रहा, वो भाग नहीं ले रहा। यह प्रभाव केवल कुछ भारी तत्वों में ही दृष्टिगोचर होता है। मुख्य रूप से अक्रिय युग्म प्रभाव निम्न 2 परिस्थितियों में ही प्रदर्शित होता है। जैसे NH2 इलेक्ट्रॉन युग्म उच्च मुख्य क्वांटम संख्या वाले कोष में उपस्थित होते हैं, जैसे इंडियम, थेलियम। ठीक है, इसी क्वांटम संख्या कितनी है बोरोन की? 2p 2s 2p। ठीक है, 2s 2p है इनकी, तो 2s 2p, इधर 3s 3p, ये 4s 4p। तो 4s 4p वालों में मुख्य क्वांटम संख्या 4 आ गए ना, 4 5 6 ये वाले दिखाएंगे जब उनके खोने से उत्कृष्ट गैस विन्यास आने की संभावना ना हो। ठीक है, इस तरीके से है, ये दिखा रखा है नीचे वाले +1 +2 +3 +4। अक्रिय युग्म प्रभाव से होता क्या है, इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं। ऐसे आएगा क्वेश्चन कि अक्रिय युग्म प्रभाव समझाओ और उसके कारण समझाओ कि उससे क्या 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 चीजें हो सकती है, अक्रिय युग्म प्रभाव से क्या फर्क पड़ता है। कॉजेज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अक्रिय युग्म प्रभाव उन भारी तत्वों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो उच्च आवर्त संख्या के हैं, मतलब नीचे वाले। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को गौर से देखें तो पाते हैं कि सभी NH2 विन्यास के भीतर N-1 S2P6 D10 विन्यास है, जो कि उत्कृष्ट गैस विन्यास नहीं है। इन तत्वों के Np इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो छोटा धनायन बन जाता है, उसमें NH2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर N-1 S2P6 D10 इलेक्ट्रॉन के भीतर इस प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं कि वे नाभिक के नजदीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है ये जो S इलेक्ट्रॉन है इन पर नाभिक का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, इनको बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये नहीं निकलते हैं। जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बंध बनाने में मुक्त हुई ऊर्जा का मान कम होता है। उदाहरणार्थ वर्ग 13 के गैलियम, इंडियम, थेलियम की क्लोरीन के साथ बनी बंधों की औसत ऊर्जा के मान क्रमशः ये होते हैं। तो फिर क्या है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अतः क्या है कि जैसे हम बात करें थेलियम, तो थेलियम और क्लोरीन के बंध बनने से ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। वही बात, बंध बनने में ऊर्जा कम रिलीज होगी तो फिर वो +1 में रह जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे पड़े रह जाएंगे, वो एक्साइट नहीं हो पाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव बना रहता है। इससे क्या होगा कि इसके जो कॉन्सिक्वेंस है, इसके प्रभाव है, वर्ग 13 के तत्वों के समूह में सदस्य की संख्या +3 होनी चाहिए, लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या हो जाती है, +1। अतः वर्ग में जितना नीचे जाएंगे +1 ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही अधिक स्थायी होगी, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव नीचे जाने पर बढ़ता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखें तो +1 नीचे जाने से बढ़ेगा। तो गैलियम में और थेलियम में कंपेयर करें तो थेलियम में +1 ज़्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, और थेलियम +3 में कम स्टेबल रहेगा। अर्थात थेलियम +1 यौगिक गैलियम +1 और इंडियम +1 से कहीं अधिक स्थायी हैं। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप 14 में भी वही बात हो गई, यहाँ +1 था, यहाँ +2 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब है क्या, जर्मेनियम यौगिक प्रबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं। अपचायक क्या होता है, जैसे मान लो जर्मेनियम है, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम कहाँ होता है बताओ, कार्बन फैमिली का होता है,
अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो NS2 NP2 होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जर्मेनियम में +4 स्टेबल होती है और +2 अनस्टेबल होती है, बिकॉज वो तो ऊपर का है, नीचे वाले जो टिन और लेड है उनमें +2 स्टेबल होती है। तो जर्मेनियम अगर +2 में है तो +4 में आने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब उसका ऑक्सीकरण होगा, तो मतलब ये अपचय की भांति कार्य करेगा। बहुत आसान है। टिन की बात करें, टिन भी +2 में क्या होता है, कम स्थायी होता है, +4 में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, क्योंकि टिन कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो इस तरीके से, लेकिन कंपेयर करें तो वो उसकी तुलना में कम, जर्मेनियम की तुलना में दुर्बल अपचयक होते हैं Sn+4। ठीक है, अगर Sn+2 से Sn+4 में जाएंगे तो इस तरीके से आप अपचायक और ऑक्सीकारक की तुलना कर सकते हैं। ग्रुप 15 की बात करें तो उनमें बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे किस तरीके से है। बिस्मिथ नीचे नीचे होता है NH2NP3, तो ये तो काम आएंगे नहीं बिस्मिथ में, ये पड़े रह जाएंगे इनर्ट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी बिस्मिथ की। अगर बिस्मिथ +5 में है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ आएगा, +3 में आएगा, तो बिस्मिथ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मतलब अपचयन होगा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। तो बिस्मिथ +5 में क्या है, ऑक्सीकारक की तरह होता है। इसी तरीके से चीज़ों को हम अब इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये एक तरीके से अक्रिय युग्म प्रभाव है और ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण संख्या है पी ब्लॉक की। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस तरीके से अगर आपको चीज़ों को डिटेल में जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए और क्लासेस रेगुलर लेनी है तो आप इन कांटेक्ट नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8502947240। ठीक है, आज हमने पढ़ा अक्रिय युग्म प्रभाव और ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, फ्लेम टेस्ट, कलर रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर हम देख लिया आज कि अपचयक क्षमताएं क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप और इस तरीके से हम एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। आज तो कहने का मतलब पी ब्लॉक ही था। पी ब्लॉक में हमने क्या समझा, अक्रिय युग्म प्रभाव। एक छोटा सा समराइजेशन कर लेते हैं 2 मिनट का। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। अपन कहेंगे ना आगे करेंगे। देखते हैं इसमें, देखो